कॉन्फिडेंस भी नहीं है नीतीश कुमार को कि बिहार में जो उनके फैसले होंगे उनके वो सही हो, कि वो जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते हैं। ये कुर्नी उपचुनाव में साफ हो गया। तो 18% वोट की जो बात बार बार जेडीयू कह रही थी, उसमें बड़ा सेंधमारी किया गया और बीजेपी इसमें अब सफल हो गई है। सबसे बड़ी बात कि भूमिहारों का रिवर्स स्विंग था ये। तेजस्वी यादव क्रिकेटर रहे हैं, रिवर्स स्विंग समझते होंगे। क्रिकेट में रिवर्स स्विंग क्या होता है, और इनके जो 18% वोटर थे वो अब टूटेंगे, और टूटेंगे तो जिसको आरजेडी में जाना है वो आरजेडी में जाएगा, जिसको बीजेपी में आना है वो बीजेपी में आएगा। लेकिन जेडीयू अब आधार विहीन पार्टी के रूप में बिहार में जानी जाएगी। कि आप जिस वोट पर बार बार दावा करते रहे हैं, नीतीश कुमार छाती चौड़ा करते रहे हैं, 93 में कुर्मी चेतना रैली भी किया गया, बड़ा रैली, वो सब अब फेल हो चुका है। और आज के समय में नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता के रूप में हो गई है स्थापित, जो आज तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन कल वो किसके साथ रहेंगे इसका कोई गारंटी वारंटी बिहार में अब नहीं। हमने कह दिया है, सभी बूथों का लिस्ट मंगाइए, कहां चूक रह गई इसकी पूरी पड़ताल कीजिए। किसी तरह की चूक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बातें हम नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। कुर्नी के नतीजे सामने आने के बाद महागठबंधन में जंग सी छिड़ गई है। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बताएं आपको, बिहार की राजनीति में लगातार जदयू का जनाधार कमता जा रहा है, लवकुश समीकरण भी बिगड़ता जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। कुर्नी में परिणाम सामने आ गए उदीप जी, अब लगातार चर्चा हो रही है, आखिर चूक कहां हो गई? नीतीश कुमार झल्ला रहे हैं, क्या आखिरी पारी खेल रहे हैं अब? देखिए, इसमें सबसे बड़ा खेल बीजेपी के द्वारा किया गया और जदयू यानी नीतीश कुमार को जो इस बात का एक आप कहिए कि अभिमान था, इस बात का घमंड हुआ करता था कि 18% वोट बैंक जो उनके साथ है, अब जदयू का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, या खुद नीतीश कुमार ही इस बात पर दावा नहीं ठोक सकते हैं कि बिहार के 18% वोट उनके साथ हैं। और ये 18% वोट कौन है? ये अति पिछड़ा, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार लगातार 17 सालों से कर रहे हैं बिहार में, अब 18वां साल आ रहा है, मतलब सीएम बनने के बाद 2005 के बाद से। आप देखिए ना, पंचायत में आरक्षण कितना काम इन्होंने किया अति पिछड़ा के लिए। और खासकर जो लवकुश समीकरण की बात बिहार में बार बार कही जाती है, कोयरी कुर्मी समीकरण की बात कही जाती है, नालंदा मॉडल का बात किया जाता है, वो अब नीतीश कुमार का ध्वस्त हो गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कुर्नी उपचुनाव का परिणाम कह रहा है। कुर्नी उपचुनाव के परिणाम को अगर ढंग से अध्ययन किया जाए, क्योंकि लगातार कुर्नी पर पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही है। कुर्नी जहां की मुख्य आबादी जो है वो अति पिछड़ा है, सबसे बड़ी आबादी उस विधानसभा किसकी है? उस विधानसभा में कोयरी जाति की है। और यही बात रहा कि मनोज सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, आरजेडी की सिटिंग सीट रही है, अनिल सहनी विधायक थे, लेकिन मनोज सिंह कुशवाहा के नाम पर जदयू ने तेजस्वी यादव से ये सीट लिया। और उसके बावजूद अगर वहां से जदयू हार रही है, तो इसका मतलब है कि ना तो उन्हें पूरा पूरी कोयरी का वोट मिल रहा है, ना तो उन्हें पूरा पूरी कुर्मी का वोट मिल रहा है, और ना ही तो राजद के साथ होने के बावजूद उन्हें 22,000 23,000 के आसपास जो यादव वोट है कुर्नी विधानसभा में, वही उनको मिल रहा है। साफ इसका स्पष्ट मतलब है। एक बात और आप नोटिस कीजिए, नोटा 4,000 लोगों ने दबाया और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 3,000 लोगों ने वोट दिया। इसका साफ मतलब है कि जेडीयू के प्रति नाराजगी ऐसी रही कि मुसलमान वोटर तो छटके ही एआईएमआईएम की तरफ, इसके साथ साथ 4,000 ऐसे मतदाता रहे जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं, लेकिन आज उनके पास ऑप्शन नहीं है। जो कहते हैं ना विकल्पहीनता, वो इस स्तर पे है कि वो जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते हैं। ये कुर्नी उपचुनाव में साफ हो गया। तो 18% वोट की जो बात बार बार जेडीयू कह रही थी, उसमें बड़ा सेंधमारी किया गया और बीजेपी इसमें अब सफल हो गई है। देखिए, 9 अगस्त 2022 बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। राजभवन से लगातार आप लाइव कर रहे थे, हम खबर कर रहे थे। नीतीश कुमार का काफिला निकलता है, राज्यपाल से मिलता है, इस्तीफा देता है, फिर तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, नई सरकार बन जाती है। बिहार को नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव मिल जाते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी अचानक से साइड हो जाते हैं। उसके बाद से ही बिहार की जनता का मूड टटोलने का काम सभी लोग कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो। पहला 2 उपचुनाव याद कीजिए, गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज और मोकामा का परिणाम देखिए।
गोपालगंज में बीजेपी जीत जाती है, 7 पार्टियां एक तरफ साथ लड़ती हैं जी। तो उस समय कहा जाता है कि साधु यादव फैक्टर काम कर गया, असलम मुखिया जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे वो फैक्टर काम कर गया और मात्र 1700 कुछ वोटों से कुसुम देवी जीती। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि एक तरफ 7 पार्टियां, जदयू है, राजद है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, जीतन राम मांझी है, मुकेश सहनी है, 7-8 पार्टियों का एक गठजोड़, इनका कंबाइंड वोट बैंक। और इसमें अधिकतर वही पार्टियां हैं जिनका जो ये इनमें अधिकतर वही पार्टियां हैं जो उन जातियों का, उन समुदाय का नेतृत्व कर रही हैं जो बहुसंख्यक हैं इस देश में। मतलब आप पिछड़ा कह लीजिए, अति पिछड़ा कह लीजिए, दलित कह लीजिए। उसके बावजूद कुसुम सिंह अगर जीत जा रही है गोपालगंज में तो इसका साफ मतलब है कि अति पिछड़ा वोट और दलित वोट में बीजेपी ने बड़ी सेंध हमारे बिहार में की। मोकामा को आप स्टडी कीजिए, मोकामा अनंत सिंह के चलते जीता गया, ना कि वहां पर कोई जदयू। भाई वहां पे धानुक वोटर की संख्या सबसे अधिक है भूमिहारों के बाद, इसके बावजूद वहां पे कहां धानुक वोटर टर्नओवर कर पाए। मात्र 16,000 के मतों से नीलम देवी जीती, मात्र 16,000। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनंत सिंह का वो अभेद किला है, 40,000 50,000 वोटों से जीतने का रिकॉर्ड रहा है अनंत सिंह का। 2020 में ही ये 40,000 वोट से जीते थे, तो वोट तो कमा, 24,000 वोट कम गया। सीधा सीधी समझिए तो वहां पर भी जीत हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मोकामा राजद जीत गई, लेकिन जीतने के पीछे ना तो फैक्टर नीतीश कुमार बने और ना ही तो फैक्टर तेजस्वी प्रसाद यादव बने। वहां पर फैक्टर सिर्फ अनंत फैक्टर, मोकामा का मतलब अनंत सिंह होता है, सीधा सा बात है, सीधा गणित है, कोई इफबट नहीं है इसमें। उसके बाद कुढ़नी उपचुनाव को फाइनल मैच बताया गया, कारण था कि जेडीयू वर्सेस बीजेपी था, यहां पे राजद सीन में नहीं था, राजद का बैकअप था, राजद के वोटर्स बैकअप माने जा रहे थे कि वो वोट करेंगे जेडीयू को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अति पिछड़ा वोट छटका, दलित वोट छटका, चिराग पासवान पहुंचे वहां पर, रमई राम की बेटी जो है गीता देवी, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, उन्होंने भी वोट मांगा, तो दलित वोट भी एक तरफ आप कह सकते हैं पोलराइज हो गया बीजेपी की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि भूमिहारों का रिवर्स स्विंग था ये। तेजस्वी यादव क्रिकेटर रहे हैं, रिवर्स स्विंग समझते होंगे कि क्रिकेट में रिवर्स स्विंग क्या होता है। भूमिहारों का रिवर्स स्विंग था, 10,000 वोट मिले हैं नीलाव कुमार को, 88 वोट, 10,000 आप मान लीजिए, 10,000 वोट मिले हैं, उसमें मात्र 3 से 3,500 वोट ही भूमिहारों का है। बाकी मल्लाहों का वोट मिला है मुकेश सहनी के प्रत्याशी को, नीलाव कुमार को, है भूमिहार, लेकिन उनके 70% वोट जो है ना वो मल्लाहों के हैं, जो केवट है, बिंद है, मल्लाह है, मछुआरे हैं, उनके समाज से आते हैं, ये लोग का वोट मिला है। तो सीधा सीधी समझिए कि भूमिहारों ने भी रिवर्स स्विंग मार दिया, भूमिहारों ने भी ये बात कुंडली में बता दिया कि सवर्ण वोट जो है वो बीजेपी के साथ है परंपरागत, और आज भी उन्हीं के साथ है। लेकिन मैसेज इसमें दिया गया पिछड़ा अति पिछड़ा के द्वारा कि आप जिस वोट पर बार बार दावा करते रहे हैं, नीतीश कुमार छाती चौड़ा करते रहे हैं, 93 में कुर्मी चेतना रैली भी किया गया, बड़ा रैली था, वो सब अब फेल हो चुका है, वो सारा मॉडल अब ध्वस्त हो चुका है। और आज के समय में नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता के रूप में हो गई है स्थापित जो आज तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन कल वो किसके साथ रहेंगे इसका कोई गारंटी वारंटी बिहार में अब नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने कह दिया है सभी बूथों का लिस्ट मंगाइए, कहां कमी रह गई, कहां चूक रही, इस पर समीक्षा कीजिए, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान है नीतीश कुमार का, झल्ला के कह रहे हैं। एक बात और कहे हैं, अगर आप कल गौर किए होंगे तो आप भी बाइट ले रहे थे कि 2024 के बारे में जो सवाल आप लोगों ने किया, जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने सवाल किया कि 24 को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगा। नीतीश कुमार क्या कहें, ललन बाबू से पूछिए, ललन सिंह से पूछिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है। मतलब अब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि वो अपना अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब अगर जेडीयू हारे या जीते उसकी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार लेने को तैयार अब नहीं है, तो सारा बॉल जो है वो ललन सिंह के कोर्ट में फेंक दे रहे हैं। एक बात और समझ में आता है, जो सवाल हम कर रहे हैं कि क्या ललन सिंह ने नीतीश कुमार और जेडीयू को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी देने के बावजूद नीतीश कुमार एक्टिव नेता रहे हैं। पार्टी और पार्टी से चुनाव तक जितनी भी जिम्मेदारी है खुद नीतीश कुमार निभाते रहे हैं। यहां तक कि सीट किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन सा सीट कहां काटना है, कौन सा सीट गठबंधन में किसको देना है, सारे अहम फैसले नीतीश कुमार खुद लेते रहे हैं। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार अब वो सारी जिम्मेदारी ललन सिंह को देना चाह रहे हैं। इसका मतलब अब कॉन्फिडेंस भी नहीं है नीतीश कुमार को कि बिहार में जो उनके फैसले होंगे उनके वो सही हो। कुंडली में देखा गया, मनोज सिंह कुशवाहा हार गए, मनोज सिंह कुशवाहा माफी तक मांगे थे चुनाव के समय,
माफी भी, हाथ जोड़ के उन्होंने माफी भी मांगा ललन सिंह के सामने ही। लेकिन इसके बावजूद उनकी हार नीतीश कुमार को बहुत बड़ा सेटबैक है। और अब नीतीश कुमार जिम्मेदारी ललन सिंह पर देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी अब हाशिए पर है। और जो एक चर्चा चल रही थी 2024 में प्रधानमंत्री को लेकर, पोस्टर भी लगा ही दिया गया है, अपने खबर भी किया, वो सब अब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ दिखावे का बात रह गया है। जनता दल यूनाइटेड में वोटर्स आज भी आरजेडी के वोटर आरजेडी के साथ हैं, बीजेपी के वोटर बीजेपी के साथ हैं। और इनके जो 18% वोटर थे वो अब टूटेंगे, और टूटेंगे तो जिसको आरजेडी में जाना है वो आरजेडी में जाएगा, जिसको बीजेपी में आना है वो बीजेपी में आएगा। लेकिन जेडीयू अब आधार विहीन पार्टी के रूप में बिहार में जानी जाएगी। चलिए, एक तरफ राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं 2024 को लेकर, और जब सवाल पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2024 की रणनीति पर, तो सीधे अब कह रहे हैं ललन सिंह से पूछिए, वही तय करेंगे। हालांकि चर्चा तो बहुत हो रही है, नीतीश मांगे देश, इस तरह की बात भी हो रही है, और बिहार देखा है देश देखेगा, इस तरह के पोस्टर भी लग रहे हैं। बहरहाल बिहार में सियासी रूपरेखा बदलते जा रही है। नीतीश कुमार का जनाधार 2005 से 2020 तक जिस तरीके से था, वो अब कुर्नी के चुनाव से और कमता दिख रहा है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरें आप बिहार टॉप पर देखते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।